दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो कुछ अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है वो है क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर में हमने क्या चीज़ की है, तो बाइट्स प्लस आईएमबी जो क्वांटम होते हैं उनको मिक्स करके एक क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं। आज तक जो हमारी कंप्यूटिंग जो वो चल रही है, वो किस चीज़ पे चल रही है? वो चल रही है हमारी जो नॉर्मल है, हम लोग बाइनरी कोड यूज़ करते हैं उनमें, बाइट वगैरह चलते हैं उनमें, बिट चलती हैं, बाइट चलती हैं। क्वांटम कंप्यूटर एकदम डिफरेंट एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसमें हम अणुओं पे फोकस करते हैं, एटम पे फोकस करते हैं, सब एटम पे फोकस करते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी में। और ये दुनिया को बदलने वाली गेम चेंजिंग चीज़ है, जो आपके सामने दिख रही है। और भारत ने भी इसमें क्या किया है, तो बहुत ज़्यादा अपने कदम इसमें सोच समझ कर आगे बढ़ाए हैं और बहुत आगे हम लोग इसमें पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर जो पहले चलते थे, कंप्यूटिंग चलती थी, उसमें क्या होता था, बाइनरी कोड यूज़ होते थे। यानी कि कंप्यूटर एक बार में या तो 0 या फिर बाइनरी कोड क्या होते हैं? बाइनरी कोड जो नॉर्मल कोड होते हैं, वो होते हैं कि 0 या तो फिर 1 होता है। ठीक है? जब आप इसकी कोडिंग डिकोडिंग में जाएँगे, जावा, पाइथन वगैरह कई तरह की भाषाएँ इसमें यूज़ होती हैं, जो आप पर्दे के पीछे देखते हैं, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो ऑप्शन आता है, उसमें आता है जावा, पाइथन, ठीक है? और भी कई लैंग्वेज होती हैं जिनके बारे में लोग सोचते हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, जो कंप्यूटिंग होती है, उसमें जो बाइनरी लैंग्वेज भी यूज़ होती है। बाइनरी लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि उसमें 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो वो समझ पाता है कि 0 को समझ पाता है, और दूसरा किसको समझ पाता है? दूसरा समझ पाता है 1 को। और एक टाइम में वो एक ही चीज़ को समझ पाएगा। या तो वो 0 को समझेगा या फिर वो क्या समझेगा? 1 को समझेगा, ठीक है? तो जो हमारा बेसिक कंप्यूटिंग होती थी आज तक, वो क्या हो रही थी? 2 चीज़ों पे डिपेंडेंस थी। कि किस चीज़ पे थी? वो थी 0 और 1 पे। इसमें क्या हो रहा है कंप्यूटिंग में कि ये या तो एक को कर लेगा या दूसरे को कर लेगा, या फिर दोनों को एक साथ कर लेगा। या तो वो एक को चूज़ कर लेगा या दूसरे को चूज़ कर लेगा, यानी कि 0 को या 1 को, या 0 और 1 एक साथ कर लेगा। इससे इसका क्या हो जाता है? इसका दायरा बढ़ जाता है। इसमें और भी चीजें क्या होती हैं, अभूतपूर्व हो जाती हैं। ठीक है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमने आपको बताया। और ये किस पे काम करती है? एटम पे काम करती है, किसी भी चीज को। और इसके लिए बेसिक चीज क्या होती है कि ये -0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हो जाता है। जब कभी आप क्वांटम कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, जैसे अभी चाइना ने दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाया था, अमेरिका को तक पीछे छोड़ दिया था। मैंने वो न्यूज आपके सामने क्या की थी, कवर की थी उस समय। उसमें एक बेसिक फेनोमेना क्या था कि भाई आप जो देख रहे हैं, इसमें जो टेम्परेचर की विशेष भूमिका है, और वो कितनी है, वो है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होना चाहिए। ठीक है? तो इसको क्या करते हैं, अतिरिक्त कूलिंग में रखा जाता है। जब कभी आप सेटअप देखते होंगे किसी सोशल मीडिया वगैरह पे, ये जो सेटअप आप देखते होंगे, ये जो सेटअप देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सेटअप कहाँ से आया है? तो ये सेटअप आया वहीं से। ये बेसिक सेटअप है। ये इसको डुबाया जाता है, काय में डुबाया जाता है, तो ये कूलेंट में डुबाया जाता है। बेसिक यानी मान लो कि कूलिंग जो होती है इसकी -डिग्री में ही आता है टेम्परेचर इसका। ठीक है? 0 डिग्री से कम होना चाहिए, नहीं माइनस में होता है। ठीक है? तो इसमें देखिए क्या है कि 120 क्यूबिट। अब इसमें देखो, उसमें क्या चलती है, बाइट चलती है। इसमें क्या चलती है, क्यूबिट चलती है। हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह इंडिया में बना रहे हैं। अभी हमने कहा था स्पेन की एक कंपनी ने कहा मध्य प्रदेश में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। अब भारत क्या कर रहा है, स्वदेशी चिप बना रहा है। स्वदेशी चिप कहाँ लगेगी, तो वो यहीं लगेगी। आपने पहले कभी देखा होगा, वीसीआर वगैरह चलते थे, फिर सीडी चलने लगी, डीवीडी चलने लगी, इसके बाद फिर क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, पेन ड्राइव वगैरह चलने लगी। तो क्या हो रहा है कि दायरा सिकुड़ता जा रहा है आकार के रूप में, लेकिन उसमें क्या चीजें बढ़ती जा रही हैं, चिप का रोल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। चिप कहाँ होती है, सेमीकंडक्टर चिप जो होती है। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप है, दुनिया का सबसे बड़ा हब है। वो कहाँ पे स्थित है, वो अमेरिका में नहीं है, वो कहाँ है, वियतनाम से आपका एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर चिप एनवीडिया है। और वो कहाँ से, तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश कौन सा है, तो साहब उसमें आपका ये वियतनाम वगैरह है, जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता है आजकल सेमीकंडक्टर चिप में। और उसमें कौन सी चीजें लगती हैं, तो रेयर अर्थ मिनरल लगते हैं, जिनके लिए दुनिया भर में लड़ाई हुई है, जिसको अमायासी मुनि साहब जो हैं
डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एक वो देते हैं, बक्सा देते हैं कि साहब ये देखो उसमें रेयर अर्थ मिनरल बताते हैं कि इसमें है। उनका कोई भरोसा नहीं है। वो फोटो भी आजकल वो कर देते हैं, जो युद्धाभ्यास होते हैं ना, उसकी फोटो भी अपने प्रधानमंत्री को टिपा देते हैं कि साहब ये वाली जो फोटो है, ये हम जीते हैं भारत से युद्ध, ठीक है। तो आपको हम ये पूरा पूरा सिनेरियो क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि दुनिया भर में जो लड़ाई हो रही, ज्यादातर तो वो होते ही एनर्जी के लिए हो रही है, लेकिन वर्तमान में जो लड़ाइयां हो रही हैं उनमें बहुत बड़ा फैक्टर दोस्त, या हमारे जो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसियां हैं, वो अब केवल एक चीज से निर्धारित हो रही हैं। एक कई दशकों तक इस चीज से निर्धारित हुई कि तेल के दाम कहाँ है, तेल किस देश में ज्यादा है, उनसे लोगों ने एंगेजमेंट बढ़ाई है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट अगर किसी चीज में हो रही, कोलैबोरेशन हो रहा है, तो वो काय के क्षेत्र में हो रहा है, वो हो रहा है रेयर अर्थ मिनरल। और रेयर अर्थ मिनरल में सबसे टॉप पर कौन आता है, चाइना आता है दोस्त। चाइना के बाद इंडिया है, और भी कई देश हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी है। पीछे का बैकग्राउंड हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको एक पूरी पिक्चर दिखाएं, पूरी पिक्चर में ये बताने की कोशिश करें कि आप जो पीछे की जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। अगर रसिया यूक्रेन पे वॉर कर रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, कोशिश है कि वो क्षेत्रफल कब्जा ले, रेयर अर्थ मिनरल है उन पे कब्जा कर ले, बाकी तो आप समझो उनके पास क्या ही चीजें हैं, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में हमने क्या किया है, 120 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर पर सब एटॉमिक कणों के व्यवहार का सिमुलेशन करके दिखाया है अभी अभी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो हमने सेमीकंडक्टर चिप बनाई, अब हमने 120 क्यूबिट क्वांटम, अब देखो इसमें क्यूबिट चलते हैं, उसमें क्या चलती है, उसमें चलती है बाइट बिट, ठीक है। जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं बाइनरी, उसमें भाषा होती है, इसमें क्वांटम भाषा होती है, और इसमें क्या होती है, और ये क्वांटम फिजिक्स के आधार पर काम करता है। पूरा का पूरा प्रोसेस किस पे काम करता है, क्वांटम फिजिक्स के आधार पर काम करता है। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको समझनी इसलिए जरूरी है कि भारत ने इसमें क्या किया है, 120 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर पर सब एटॉमिक कणों के व्यवहार का सिमुलेशन किया है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत की बढ़ती भागीदारी की भूमिका को दर्शाता है। ध्यान रखना, अभी तक केवल हम क्या कर रहे थे, इंपोर्टर थे, अब धीमे धीमे हम क्या बन जाएंगे, एक्सपोर्टर बन जाएंगे। दुनिया भर का निवेश आ रहा है इंडिया में, और जब चीजें निवेश के आधार पर चलने लगे तो R&D होगी। हम इसके बाद क्या बनेंगे, उसके मैन्युफैक्चरर बनेंगे। मैन्युफैक्चरर बनने के बाद क्या प्रोसेस आता है अगला, कि हम उसके क्या बनेंगे, एक्सपोर्टर बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल होती है। अगर हम एक कदम चल रहे हैं तो इसका अगला कदम आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। उस दिन मैं आपको हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में समझा रहा था। मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो जींद से हरियाणा में सोनीपत के लिए 90 किलोमीटर तक का पूरा ट्रायल किया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री साहब ने क्या कर दिया, ट्वीट कर दिया उस पर, फेसबुक वगैरह सब जगह सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने अपने डाल दी कि भाई हम हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो मैंने जब उसको कवर किया तो लोगों के फोन आए मेरे पास, उनने कहा कि सर आप तो बहुत अपडेटेड हैं, अल्ट्रा अपडेट हैं आप अपने सब्जेक्ट के प्रति। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि दोस्त कोई भी चीज़ अल्ट्रा अपडेट के जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये सारी की सारी पहले चीज़ें निर्धारित होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब हम क्या कह रहे हैं, मान लो हम आज कह रहे हैं आपसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग में हमने क्या किया, 120 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेस को क्या किया, अचीव कर लिया, उसकी सिमुलेशन करना हमने चालू कर दी। अब सिमुलेशन चालू करने के बाद क्या होगा, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद क्या होगा, अच्छा कोई चीज हम बनाएंगे, पहले बनाने के बाद क्या होगा, बल्क में बनाएंगे, और बल्क में बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम दुनिया को देंगे। आत्मनिर्भर भारत में हम उसकी योगदान भी लेंगे कि हमारे लिए भी यूज आएगी और दुनिया को भी हम बेचेंगे, जैसे जेनरिक दवाओं में हम करते हैं। एक तो हमारी पॉपुलेशन भी उससे क्या रहती है, उसकी जद में भी सारी चीजें रहती हैं, और दुनिया भर में हम क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करते हैं, दुनिया के जन कल्याण के लिए भी करते हैं। अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है, से जुड़ाव और सामरिक महत्व क्या है, तो इसका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, बहुत पहले लॉन्च किया था। तो उससे इसका जुड़ाव भी और सामरिक इसका महत्व भी है। सामरिक महत्व क्या है कि जब हम चीजों को बनाने लग जाएंगे, अब चाइना ने ये सारे का सारा प्रोसेस पहले ही बना लिया है, तो अब क्या होगा कि चाइना की दुनिया में कद क्या होगी, और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी बनाई थी पहले, चाइना ने अपना एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया, एआई चैट बॉट बना लिया। अब क्या हो गया कि दुनिया में उनकी पोल खुल गई। चैट जीपीटी बनाने के बाद अमेरिका कहता था कि सर हमारे पास $1 बिलियन का इन्वेस्ट इसमें हुआ है, $1 बिलियन हमने R&D में लगाए हैं, और वो $1 मिलियन में ही चाइना ने बना के पूरा खड़ा कर दिया।
तो चाइना ने कहा कि यार ये बेवकूफ बनाते हैं। ये अपने पूरे R&D को या अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ओवर रेटेड करते हैं, अल्ट्रा ओवर रेटेड करते हैं। ठीक है, तो उस चीज की भी पोल खुल जाती है। तो इंडिया ने जब ये चीजें बनाई हैं तो इसका महत्व क्या है कि हमारा सामरिक महत्व भी बढ़ा हुआ है। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, अनुसंधान, नवाचार, क्वांटम तकनीकों में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम होगा, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। 120 क्यूबिट प्रोसेसिंग पर जटिल क्वांटम सिस्टम का अनुकरण होगा, है ना। सब एटॉमिक कणों, हमने आपको क्या बताया कि आपका क्वांटम कंप्यूटर किस चीज पे काम करता है, तो एक तो एटॉमिक कणों पे करता है और एक सब एटॉमिक कणों पे करता है। दुनिया में ये चीज अभी तक हो चुकी है, हम अभी पहली पहली बार सब एटॉमिक कणों पर क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में व्यवहार में जो है समझने में मदद कर रहे होंगे इन चीजों से। ठीक है, अब सोचो आप इसकी दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये अभी जो है, जैसे डिवाइस है, मोबाइल है, मोबाइल की बाइनरी भाषा में जब अपन जाते हैं तो उसमें बाइनरी भाषा यूज होती है। अगर क्वांटम कंप्यूटर को, जैसे इसमें दिक्कत ये है कि जो जो अणु हैं और क्या नाम से सब अणु हैं उनके, ठीक है, यानी कि जो क्वांटम सिस्टम में हमारे सब एटॉमिक हैं, एटॉमिक कण हैं, उनको बनाए रखने में क्या हो जाएगा, उनको बनाए रखने में सबसे पहले क्या चीज होगी, तो उसमें हमें टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और टेम्परेचर का अगर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा तो उसमें ये चीज मोबाइल में कैसे आप क्या क्या करें, कैसे R&D करें, इसको वहां पर कैसे चीजों को हाथ में लेके घूमेंगे फिर लोग कि साहब हमारा मोबाइल क्वांटम कंप्यूटर में इनबिल्ड है, उसके हिसाब से ही काम करता है। ठीक है, हमारा बेसिक जो हमारा जो वो है सिस्टम है, कंप्यूटिंग है, उसके हिसाब से काम नहीं करता है। हमारा क्वांटम कंप्यूटर के हिसाब से लैपटॉप चलता है, हमारा मोबाइल चलता है, या कुछ और भी ऐसी चीजें हो जाएंगी उस समय तक। और एक कैलकुलेशन करने में बहुत फास्ट है, ध्यान रखना है इस बात का। सुपर कंप्यूटर और इसमें बहुत अंतर है। ये बहुत तरीके से काम करने वाला है। जिस दिन मैंने चाइना की न्यूज़ कवर करी थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये ह्यूमन उसके निर्धारण में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, यानी दुनिया यहाँ से एक नए बेंचमार्क को छू सकती है। ठीक है, उस समय जब मोबाइल चालू हुए थे तो सोचो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। धीमे-धीमे फिर इसके बाद टच आया, स्क्रीन पे लोग ज़्यादा रहने लगे। अब आप चीज़ों को देखिए कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से हावी हो सकती है। अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है। आप अपने घर में देखते हो, मुझे भी देख रहे हो, आप मोबाइल से देख रहे हो। तो मोबाइल से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो, आपके एक मोबाइल में सारी चीज़ें हैं। किसने सोची होगी 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले कि हम एक दिन ऐसी चीज़ें कर देंगे कि आदमी अपने आप को तो भूल सकता है, लेकिन मोबाइल को नहीं भूल सकता है। आजकल अगर मोबाइल ना हो हाथ में तो ऐसे लगता है कि मोबाइल, मान लो बैटरी अगर उसकी डिस्चार्ज हो जाए, तो ऐसे लगता है कि मोबाइल आईसीयू में चला गया हो या आदमी आईसीयू में चला गया हो। तो आजकल हम टेक्नोलॉजी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंस हैं, ऐसी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि आदमी आदमी नहीं रह गया है। नेविगेशन में हम जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं और कई तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। सोचो पूरी की पूरी एक इकोनॉमी घूम रही है इसके इर्द-गिर्द। ओला, उबर, रैपिडो, कई तरह के ऐप चल रहे हैं। आप देखो कि 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट वाली डिलीवरी सिस्टम हमने चालू कर दिए। ये किस तरीके से किए? हाथ में मोबाइल है तब ना कर पाए। ये किसी ने R&D की होगी, उसमें फिर और ज़्यादा R&D होगी होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ होगा, तब जाके हम इस चीज़ को क्या कर पाए? अचीव कर पाए। जो दुनिया हम आज देख पा रहे हैं, उसमें बरसों की मेहनत, बरसों की तपस्या, बरसों के अंधेरे हुए हैं, तब जाके आज हम ये सवेरा देख पाए होंगे। बात समझ में आ गई? आज हमारे आदरणीय सोनम वांगचू साहब 20 दिन हो गए उन्हें, 19 दिन अनशन करते हुए, सरकार की निद्रा नहीं खुल रही है। ये बात इतनी ज़्यादा खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। अच्छा, लोकतंत्र में लोग करते क्यों हैं अनशन? इसीलिए कि यार हमारी बात तो सुन लो आप। बात तो दूर की बात, कोई फ़ोन पे बात करने को राज़ी नहीं है। और इस बात को आपको देखना चाहिए। मैं इस बात के सख्त पक्ष में हूँ कि अगर कोई इस तरीके की बात हो, जो आपके भविष्य से जुड़ी हुई हो, जो हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई हो, उस चीज़ को सरकार को संज्ञान में लेकर और बातचीत से मसला हल करना चाहिए। लीकेज कहीं पर भी हो, उस लीकेज को रोकने की ज़िम्मेदारी आपकी है, इस देश के हुक्मरानों की है। ठीक है?
तो इस देश के हुक्मरानों को चाहिए कि सारी की सारी चीजों को अपना देखें और उस पर कंट्रोल लाएं। ठीक है, कोई भी परीक्षा अगर लीकेज होती है, कोई भी परीक्षा का अगर कोई पेपर लीक होता है, तो वो इस पूरे के पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। तो रोकने के कितने सारे उपाय हो सकते हैं। एक दिन मैं इस पर पूरी क्लास लूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा आपसे। उस दिन मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न लूंगा। सरकार को भी बहुत सारे प्रश्न भेजे जाएंगे, जिसमें क्या भागीदारी उनकी है, क्या हमारी है एक नागरिक होने के नाते। ठीक है, वो सारी चीजों को हम कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आप देख लेते हैं रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, औषधि विकास और नई सामग्री खोज में उपयोगी हैं। भारत के वैश्विक क्वांटम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है। ये चीज जो आज हम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM भारत सरकार की प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, विकास, नवाचार, उद्योग, शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस बात के ऊपर क्या लिखना है आपको? आपको इसके ऊपर 500 शब्दों में एक बढ़िया सा ऐसे लिख देना है, निबंध लिख देना है। बात समझ में आ गई? मैं जब कहता हूं 500 शब्दों में, तो इससे नीचे लिखना नहीं है। फ्रेमिंग करनी है, निष्कर्ष निकालने हैं, सारे आयामों को देखना है, इसकी जटिलता क्या है, इसकी दिक्कतें क्या हैं, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, निगेटिविटी क्या है, सब चीजों पे आपको अपने फुल आयाम तरीके से 360 व्यू लगा के, और इसके ऊपर 500 शब्दों में क्या लिखना है, आपको एक ऐसे लिख देना है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक में आप देखो, हमने कहा था जिस दिन पढ़ाया था BNSS के तहत ट्रायल इन सब्सटेंसिया। ट्रायल इन सब्सटेंसिया होता क्या है? ट्रायल इन सब्सटेंसिया का मतलब होता है, चूंकि पहले CRPC था, अब CRPC के बाद क्या बन गया? तो CRPC के बाद बन गया BNSS। ठीक है, अब BNSS बन गया तो इसमें क्या होगा? CRPC को पूरा का पूरा क्या कर दिया? मर्ज कर दिया है। ठीक है, BNS, BSA, BNSS, ये 3 चीजें बनी। भारतीय न्याय संहिता, इसके बाद ये बना, और इंडियन पीनल कोड, इंडियन का नाम से CRPC, जो हमारी धारा 44 पहले होती थी, उन सब चीजों को पूरी की पूरी नामकरण भी बदल दिया, और कई चीजें हमने ऐड भी कर दी। पूरा पूरा ढर्रा जो हमारा चल रहा था अंग्रेजों के जमाने से, उस चीज को हमने क्या किया? हमने अपनी पुलिसिंग, हमने अपने संविधान, हमने अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए हमने क्या किया? इन चीजों में वक्त के साथ क्या किया? हमने इनमें परिवर्तन किया। बात समझ में आ गई? तो अब क्या हो गया? अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी जुड़ गई कि ट्रायल इन सब्सटेंसिया हमने इसमें जोड़ दिया गया है। अब ट्रायल इन सब्सटेंसिया होता क्या है? सबसे पहले इसकी भूमिका को समझिए आप लोग। ट्रायल इन सब्सटेंसिया होता यह है कि अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा पावरफुल अपराधी है, पावरफुल अपराधी इस देश में होते, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत गंभीर संगीन धाराओं में अपराध वो है, दर्ज है, और फिर वो क्या करता है? इस देश से भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है। जैसे मेहुल चोकसी हो गए, है ना, किंगफिशर के जो मालिक थे, है ना, वो हो गए। इसके बाद आपका नीरव मोदी हो गए, या कोई आतंकवादी हो गया। अब होगा क्या कि मान लो वो अदालत में नहीं आया, इंडिया की किसी अदालत ने उस पर क्या किया? मुकदमा लगाया, या किसी के साथ उसने चीटिंग कर लिया। वो यहाँ तो है ही नहीं, वो है कहाँ पे? UK में है, लंदन में है, अमेरिका में है। अमेरिका के हिसाब से वहां पे क्या चल रही होगी? प्रोसीडिंग चल रही होगी, नहीं भी चल रही होगी, हो सकता है। लेकिन इंडिया के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी, तो उसमें क्या चीज होगी? तो उसमें एक चीज बहुत ज्यादा होगी कि भाई साहब, आप अगर नहीं भी होंगे, आपकी अनुपस्थिति में भी आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। जज आपके ऊपर केस चलाएगा, कोई वकील होगा, पूरी की पूरी प्रोसीडिंग इस तरीके से बिठा ली जाएगी, सिस्टम इस तरीके से दिया जाएगा कि आप वहां पर उपस्थित हैं, और आपकी उपस्थिति में ही सारी चीजें हो रही हैं, और उसी तरीके से आपके बयान लिए जाएंगे, सारी की सारी प्रोसीडिंग होगी, सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, और ये मान लिया जाएगा कि आप उधर हो, और उसके हिसाब से ही क्या होगा? सजा भी सुनाई जाएगी। बात समझ में आ गई? आपकी अनुपस्थिति में भी आपके खिलाफ ट्रायल करना, कार्रवाई करना, और आपके खिलाफ मुकदमा चलाना, यही क्या होता है? यही होता है ट्रायल इन एब्सेंसिया। आपके एब्सेंस में भी आपके ऊपर ट्रायल होना, ट्रायल करना,
ट्रायल इन एब्सेंसिया मतलब समझते हो, उनके कॉमन समझो, आप शब्द का अर्थ ही समझ लो, आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पता लग जाएंगी। ठीक है, ऐसी कानूनी व्यवस्था जिसके तहत गंभीर अपराधों, विशेषकर आतंकवाद से जुड़े मामलों में यदि आरोपी जानबूझकर न्यायालय से अनुपस्थित रहता है और देश छोड़कर फरार हो जाता है, तो फिर क्या होगा, की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है, या ऐसा निर्णय दिया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने जो अभी बताया, आतंकवाद से जुड़े मामलों जैसे 26/11 का मामला हो गया, ऐसे भगोड़े आरोपियों जिसको मुकदमा चलाने की व्यवस्था है, उन सभी को क्या किया जाएगा। अब धारा 365 है, धारा 365 बीएनएसएस 2023 में लाया गया बीएनएसएस। ठीक है, अनुपस्थिति में मुकदमे का प्रावधान पुराने सीआरपीसी में प्रावधान इतना स्पष्ट नहीं था। उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोई घोषित करने की प्रक्रिया सीआरपीसी धारा 82 के समकक्ष थी, तो उसके गैर जमानती वारंट जारी करने का प्रावधान बिना जमानत करके गिरफ्तारी हेतु आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, एनआईए कोर्ट में विशेष सुनवाई, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए मामलों में विशेष अदालतों द्वारा जन सुनवाई की जाएगी। अब एनआईए क्या करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी है, वो विदेशों के बाहर भी आजकल बहुत सक्रिय है। रॉ का नाम सबने सुन रखा होगा। रॉ के अलावा एक हमारी जो एजेंसी है वो कौन सी है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसको इतनी ज्यादा पावर हासिल है आज के जमाने में कि दुनिया में जितनी जो कुछ भी चीजें आपको रॉ रॉ सुनाई तो देता होगा, RNW जो है हमारा, लेकिन उसके अलावा एनआईए और भी ज्यादा सक्रिय चीज है। एक सक्रिय हमारा वो है, विंग है इंडियन उसका। ठीक है, संबंधित कानून क्या है, तो यूएपीए 1987, बीएनएस 2023 और अन्य प्रारंभिक कानूनों के साथ हमारा इसके तहत क्या होगी, सजा के प्रावधान है। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी, जो प्रिवेंशन एक्टिविटी हमारे होती हैं, उनके तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी आतंकवादी को, और उसमें क्या जोड़ा गया था, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 34 में, है ना, आर्टिकल 34 या 35 की जो धारा थी, उसमें क्या किया गया था, एक प्रावधान किया गया था कि पहले हम एक एंटिटी को क्या मानते थे, एक आतंकवादी घोषित करने की वो करते थे कि भाई ये आतंकवादी घोषणा हम किसके तहत कर रहे हैं, तो साहब ये एंटिटी पे ही लागू होगा। लेकिन हमने उसमें क्या किया, यूएपीए में क्या किया, हम ये संशोधन किया। उसके तहत हम क्या कर सकते थे कि हम इंडिविजुअल आदमी को क्या कर सकते थे, हम उसमें घोषित कर सकते थे कि साहब इसमें इंडिविजुअल आदमी जो है वो आतंकवादी घोषित है। पहले ये सुविधा नहीं थी हमारे पास, हम एक संगठन को ही घोषणा कर सकते थे कि साहब ये संगठन है जो वो आतंकवादी संगठन है। लेकिन हमने फिर उसके बाद क्या किया, कई इंडिविजुअल पे भी, अभी 32 से ज्यादा लोग थे जिन पे हमने क्या किया, यूएपीए के तहत मुकदमा दायर किया, लिस्टिंग निकाली थी हमने। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल को भी हम क्या कर सकते हैं, यूएपीए में ला सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी हमारे पास, जब हमने इसमें चेंज किया तब जाके हम यहाँ पे ला पाए। अब देखो प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझो। आरोपी फरार हुआ और जानबूझकर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ, तो न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, घोषित किया जाएगा, और धारा 365 बीएनएसएस के तहत उनकी अनुपस्थिति में भी क्या, एब्सेंट में भी मुकदमे की होगी, अनुमति होगी। गैर जमानती वारंट है, नॉन अवेलेबल वारंट जिनको बोलते हैं, एनआईए कोर्ट में मुकदमे की विशेष सुनवाई का निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, अब जो कुछ एनआईए डिसाइड कर ले वो आपका भविष्य है। इसीलिए अब उन चीजों को, क्योंकि बहुत से मामले हो गए थे, सरकार पे इस बात का बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था। उस समय जब का नाम से विजय माल्या साहब भागे यहाँ से, तो उसमें पता लगा कि साहब उनके उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे थे, और वो थे हमारे जेटली साहब, अरुण जेटली साहब। तो बताया गया कि अरुण जेटली साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा, तो उन्होंने का नाम से विजय माल्या को क्या किया, देश से निकलवाने में बहुत सारी हेल्प करी। बोले 4 सूटकेस के साथ वो लंदन भाग गया। अभी उसका एक इंटरव्यू भी आया था। ठीक है, विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, ललित मोदी हो गए, कई लोग यहाँ से भागे हैं केवल इस चक्कर में कि हमें यहाँ का पैसा लूट के वहां पर देना ना पड़े। इस तरीके ऐसे आरोप हैं उन पर। उन्होंने अपनी सफाई में दूसरी चीजें कही हैं। ठीक है, तो अब देखो, आतंकी और संगठित अपराध विदेशी भागकर न्याय से बच जाते थे। यह प्रावधान न्यायालय प्रणाली की उस खामी को दूर करता है, पीड़ितों को समयबद्ध न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमता और मजबूत बनाता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़े अपराधियों पर प्रत्यार्पण प्रयासों को भी मजबूती मिलती है इससे। जब हम कहते हैं कि ट्रायल इन एब्सेंसिया जब हम लगाते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, 365 में अगर वो अनुपस्थित है
तो फिर उसमें नॉन अवेलेबल वारंट हमें इशू करके उस पर ट्रायल की मंजूरी देते हैं। और ट्रायल की मंजूरी कहाँ हो सकती है? तो एनआईए की क्या होगी? मुकदमे की विशेष कोई सुनवाई होगी, उसमें कर दिया जाए। ठीक है? तो अब ये जो सब चीजें चल रही थी वो नहीं होंगी। अब डी कंपनी का ज्यादा प्रभाव अब नहीं होगा। एक समय होता था, इस देश में बड़ी सांठ-गांठ चलती थी। आज के ज़माने में उन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने कहा दाऊद इब्राहिम हो गया, लश्कर-ए-तैयबा हो गया, टीआरएफ जैसे, ठीक है? संगठनों से जुड़े आरोपी जो विदेश में छिपे हैं, उन पर अब भारत में अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह व्यवस्था निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों का पालन करती है और आरोपी को लौटाने पर पुनर्विचार अपील का अधिकार उपलब्ध कराती है। ये क्यों करना पड़ रहा है हमें? एक अतिरिक्त दबाव भी तो बढ़े। सोचो अगर यहाँ पे वो दोषी हो गया, उसको फांसी की सजा हो गई, जब भी वो कहीं से अगर होगा तो प्रत्यार्पण हम ले लेंगे कि साहब हमारी अदालतों ने ये उसके ऊपर फैसला सुनाया है। अमेरिका वगैरह फिर क्या करेंगे? उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाएंगे। इंडिया पे ज्यादा दबाव नहीं है कि हमारी न्याय व्यवस्था ने क्या किया, हमारी न्याय व्यवस्थाओं से फांसी के तक पहुंचा दिया है। तो आप सबसे पहले उस आदमी को हमें प्रत्यार्पण कर दीजिए ताकि हम हमारी प्रक्रिया के तहत उसको क्या कर सकें, सजा दिला सकें। बात समझ में आ गई आपके? तो ये पूरा का पूरा हमने लब्बू लुआब दिया है। इसमें 365 जो है हमारा आर्टिकल है, धारा 365 है बीएनएसएस की, उसमें ये विशेष चीजें हमने ऐड करी थी और ये धारा बहुत सख्त बनाई गई। अगर इसके तहत कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाता है ना, उसकी ये मान लो कि वो जिंदगी में मौत मांग सकता है, इसको नहीं मांग सकता। इतनी खतरनाक धारा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी हमने दो चीजें समझ ली। ठीक है, एक तो ये समझ लिया, एक क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में समझा। तीसरी चीज और आ जाते हैं अपने। तीसरी चीजें आप देखो, कुछ बढ़िया चीजें लाए हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि दुनिया भर में रोजगार, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी हुई बहुत सी खबरें आ रही हैं। तो आप उन चीजों को भी देखते रहिएगा। रोजगार पर ईएसी पीएम का बयान। ठीक है, ईएसी पीएम क्या है? तो वीक लेबर डिमांड। ठीक है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद होती है। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी जो है पीएम की, वो होती है। अध्यक्ष ने कहा कि कमजोर श्रम मांग, वीक लेबर डिमांड, रोजगार समस्या का मुख्य कारण है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि वीक लेबर डिमांड जो है, कमजोर जो का नाम से श्रम है, मांग है, वो इतनी ज्यादा है कि वो रोजगार समस्या का मुख्य कारण है, ना कि जो सरकार रोजगार दे रही वो। अब आप इसको इस तरीके से समझो, सरकार कह रही कि आपने, अब मैं क्या बोलूं, मैं इस मंच से खड़े होकर ये तो नहीं बोल सकता, पर एक बच्चा था, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। कहानी इसलिए भी सुना रहा हूँ कि एक बच्चा गया पेपर देने के लिए, पेपर में वो कुछ भी अंट संट लिख के चला आया, और जैसे ही वो घर आया तो उसमें क्या हुआ कि उसकी जब कॉपी आई, उसके रिजल्ट आया, तो पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने तो कुछ भी नहीं लिखा, तुम तो फेल हो गए। तो बच्चा बोला पापा हमारे आंसर सब सारे बढ़िया थे, हमने जो भी लिखा था वो सारे आंसर एकदम टू द पॉइंट थे और एकदम बेहतरीन थे। बस जो मास्टर साहब थे उन्होंने क्वेश्चन गलत पूछ लिए, मुझे वो पसंद नहीं आए। ठीक है, तो अगली बार से जब भी हमें आप क्वेश्चन और एग्जाम हॉल में बिठा लें, तो आप ये इंश्योर करें कि हमारे क्वेश्चन जो हैं हमारे आंसर के हिसाब से सेट करें, हम जो भी लिखें उसके हिसाब से। आजकल सरकार की भी वही स्थिति है, बड़ी दयनीय स्थिति है, और मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं। ठीक है, रोजगार का समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो सरकार के सामने ना कि सामाजिक मानदंड। देखो वो कह रहे हैं कमजोर श्रम मांग, वीक लेबर डिमांड है, रोजगार समस्या का मुख्य कारण ये है, ना कि सामाजिक मानदंड, जैसे महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कम होने के लिए सामाजिक कारणों को जिम्मेदार ठहराने की पुरानी धारणा है। ठीक है, अध्ययनों आंकड़ों के संकेत मिलता है कि श्रम बाजारों में मांग की कमी बहुत बाधा है। अब मांग की कमी क्यों नहीं, डिमांड क्यों नहीं है? सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? और सप्लाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमारी पूरी की पूरी एक युवा पीढ़ी को क्या नहीं किया, अनस्किल्ड रखा है, स्किल नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो बहुत सी चीजें हैं। हमने उस दिन आपको बताया था कि लाभांश जनांक क्या है, वो देश में किस तरीके से दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। मैंने उस पूरी रिपोर्ट का आपको जिक्र किया था। अब आज के ज़माने में मान लो ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो इस जगह पे आप उस वाले
पूरे के पूरे फिगर को, पूरी की पूरी रिपोर्ट को यहाँ पर डाल सकते हैं कि सर ये चीज़ें हैं, भारत सरकार ये भी कहती है कि इस वजह से चीज़ें रही हैं, ठीक है। तो संकेत मिलता है कि बाजार में मांग की कमी है। महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी का कारण केवल सामाजिक मानदंड नहीं, बल्कि रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव भी है। अब रोजगार के पर्याप्त अवसर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमी पे अतिरिक्त दबाव है। अगर हेल्दी इकोनॉमी चल रही है देश में, तब तो ये सारी समस्या होनी भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सघन आबादी है, तो क्या सिंगापुर से ज्यादा सघन आबादी है हमारे यहाँ? सिंगापुर में सोचो कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, हमारे यहाँ कितने परसेंट एम्प्लॉयमेंट है? 400% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है आपके अमेरिका में। सोचो आप, क्योंकि सघनता इस चीज का मानदंड नहीं है। बात समझ में आ गई कि हमारे यहाँ साहब जनसंख्या ज्यादा इसलिए रोजगार नहीं हो, अरे तो उतनी अवसर पैदा कर देते आप। नीतिगत फोकस क्या है कि श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश, कौशल विकास और नए रोजगार अवसरों का सृजन होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टिकाऊ आर्थिक वृद्धि और समावेशी विकास के लिए मजबूत श्रम मांग आवश्यक है, स्किल्ड मांग आवश्यक है। 2 लाख से, अब देखो एक नई स्कीम, दूसरी स्कीम कौन सी है? PMFME योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकरण योजना। अभी हमने आपको ऊपर एक इससे पहले एक वो किया था, हमने कई खाद्य जो सुरक्षा है भारत सरकार की, उनमें क्या किए बदलाव किए, ठीक है। वैसे ही कुछ है कि 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड लाभार्थियों पर क्या है, इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। उद्देश्य है कि असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को औपचारिक बनाना, ऋण सुविधा प्रदान करना और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाए रखना। इस चीज को इस तरीके से हम देख सकते हैं। सूक्ष्म उद्योगों और औपचारिकीकरण और पंजीकरण, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी 35% तक बढ़ा दी गई। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। बाजार तक पहुंच होगी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता में सुधार होगा। ये सारी की सारी चीजें किस चीज से हैं? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों से, ठीक है। PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, कई जगह पे क्या होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इसके लिए पैसा भी मुहैया कराया जाएगा कि साहब आप क्या करो, छोटे मोटे हमारे कुछ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा लीजिए, हम आपको पैसा प्रदान कर रहे हैं। अचार का कोई ऐसा वो लगा लीजिए, यूनिट लगा लीजिए। टमाटर सॉस बनाने की, पापड़ बनाने की, कई तरह, जैसे ताराहट केंद्र वगैरह की स्थापना हुई, उस तरीके से आपको क्या किया जाएगा, ट्रेंड करके आपको ऋण भी दिया जाएगा, जिससे कि चीजें क्या हों, खाद्य सुरक्षा बनी रहे देश में, ठीक है। अगली चीज और देख लेते हैं, वन्यजीव संरक्षण योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, भारत सरकार कितनी सीरियस है। तो मुख्यतः हमने एक चीज देखी, गंगा डॉल्फिन के लिए हमने एक अभियान चलाया था। गंगा डॉल्फिन भारत राष्ट्रीय जलीय जीव है ना, IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय जीवों में आता है। प्रमुख खतरे क्या क्या हैं, तो इनको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो जल प्रदूषण, ठीक है, वैसे अपशिष्ट वगैरह कानपुर से गंगा में चले जाते हैं, बहुत सी चीजें जाती हैं। तो अब वहां से क्या होगा, चमड़ा उद्योग का पूरा क्या हो रहा है, वेस्टेज क्या जा रहा है, वो गंगा में चला जाता है, जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा घातक है। ये मर जाती हैं उससे, ठीक है, प्रदूषण से क्या होती है, मर जाती हैं, ठीक है। और वैसे ये लुप्त प्राय जीवों में है, रेड लिस्ट, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये, ठीक है। बांध, बैराज और जल प्रवाह में कमी आ रही है आजकल, ठीक है। क्लाइमेट चेंज भी उसकी बहुत बड़ी वजह है। अवैध शिकार और मछली पकड़ने के जाल बहुत ज्यादा कॉमन है, किसी जगह से गंगा निकल रही है, आप देखो कानपुर है, उन्नाव वगैरह के आसपास के उधर से जो इलाके हैं, उधर से आप देखो हैं। गाद निकासी और नदीय आवास का विनाश है, गाद निकासी और नदीय विकास का क्या है, विनाश है। प्रमुख खतरे क्या क्या हैं, योजना के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं, आवास संरक्षण और नदी प्रवाह सुनिश्चित करना होगा, प्रदूषण नियंत्रण, और क्या होगा, नमामि गंगे योजना चलाई गई थी, आपको पता होगा, ठीक है, कई हजार करोड़ का बजट बना उसका। अनुसंधान, निगरानी और सामुदायिक सहभागिता बनी। अवैध शिकार और क्या हुआ, और जाल पर क्या हुआ, सख्त रोक लगा दी गई। गंगा डॉल्फिन की आबादी पुनरुद्धार और दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करना, इस पूरे के पूरे क्या हुआ, इन चीजों का उद्देश्य भी है, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, फेज 2 में आया। फेज 2 में क्या है, हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, इसको हमने क्या करना है, संरक्षण करने के लिए लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये पूरी जो बेल्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर की पूरी बेल्ट है, उस पूरी बेल्ट पे क्या हुआ,
हमने ये पूरा का पूरा हिम तेंदुआ देखा जाता है, ये भी किस में है, ये बहुत संवेदनशील बर्नेबल स्पीसीज है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के तहत सस्टेनेबल कॉरिडोर फॉर अर्जेंट होलिस्टिक इन्वेंशन फॉर द रेड रिसल इन हिमालय की हमने क्या करी, स्थापना करी। प्रोजेक्ट के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? हिम तेंदुआ उसके आवास का संरक्षण करना, समुदाय का आधारित संरक्षण और आजीविका का संवर्धन करना, मानव वन जीव संघर्ष को कमी करना, मॉनिटरिंग अनुसंधान और क्षमता का निर्माण करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, अब देखो आप, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया हमने। ठीक है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमने 2019 में लॉन्च किया। ये बाघ के लिए होता है, ये हिम तेंदुआ के लिए होता है। ये आवास संरक्षण संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के लिए है और इसका दृष्टिकोण क्या है, तो लैंडस्केप स्तर संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के ऊपर है। इसके बाद हमने गंगा डॉल्फिन के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। ठीक है, और हमने क्या किया, जीआईबी संरक्षण कार्यक्रम भी लॉन्च किए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आवास संरक्षण और अवसंरचना जोखिम न्यूनीकरण के लिए हमने क्या किया, ये कार्यक्रम चलाया। दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी थार जैसलमेर में ये पक्षी पाया जाता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, ये भी रेड लिस्ट में है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड गंभीर संकटाग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। प्रमुख खतरा क्या है, बिजली की हाई टेंशन लाइनों से टकरा कर ये मर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एम के रंजीत सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में केस सुना। इस मामले में भूमिगत केबलों का आदेश दिया गया और संरक्षक के प्रमुख उपाय क्या क्या हैं, खतरनाक बिजली लाइनों की भूमिका में केबलिंग में परिवर्तन, आवास प्रबंधन और भूमि संरक्षण, प्रवचन स्थलों की सुरक्षा, निगरानी, समुदाय सहभागिता और जागरूकता उसके प्रमुख लक्ष्य हैं। लक्ष्य है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी की रक्षा, थार के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी है। वन्यजीव संरक्षण केवल प्रजातियों की रक्षा नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा भी तो है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या कर रहे हैं, भारत की जैव विविधता की रक्षा सतत भविष्य की ओर क्या क्या है, हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उनमें से एक है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, एक है हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक है गंगा डॉल्फिन के लिए हम कई तरह के प्रोजेक्ट और चला रहे हैं। ठीक है, और भी वन्यजीव कार्यक्रम हमारे यहाँ चलते रहते हैं, बहुत सारे हैं, पर ये प्रमुख हमने अभी जो हाल ही में लॉन्च किए वो हैं सारे के सारे। अब आप देखिए, अभ्यास प्रश्न और देख लीजिए आप थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से राहत मिल जाए। रोड मैप टू 2030 किन दो देशों के बीच सामरिक साझेदारी के बीच में, पहले इसको देख लेते हैं फिर अपन इस सबको समझेंगे। ठीक है, कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है, क्यों न्यूज में है, क्या चीजें हैं ये, ठीक है, वो सारी चीजें आप थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 2016 में एक पेरिस क्लाइमेट चेंज का वो हुआ था, इसको पेरिस समझौता बोलते हैं। उसमें भारत ने इसमें बहुत ज्यादा मतलब सीरियस था और उसमें डिसाइड हुआ था कि हम कार्बन उत्सर्जन को दुनिया से क्या करेंगे, कम करेंगे। रोड मैप तय हुआ, उसमें भारत ने अपनी प्रतिबद्धता जताई कि हम 2030 तक टोटल कार्बन उत्सर्जन में 45% तक क्या करेंगे, कटौती करेंगे। भूमिका समझ पा रहे हैं आप लोग? तो टोटल कार्बन परिवर्तन जो हमारा उत्सर्जन है उसमें कितनी की भूमिका की कटौती है, तो हमारा अगर मान लो 100 टन कार्बन उत्सर्जन हो रहा है एक साल में, उसमें हम कह रहे हैं कि हम 45 टन जो है वो कम कर देंगे 2030 तक। उसके लिए बहुत सी चीजें रखी गई, उसी में एक चीज निकल के आई, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट है क्या, कि मान लो कि कोई किसान है, उसकी पूरी की पूरी भूमि का क्या होगा, सैटेलाइट माध्यम से और कई तरह से वो अगर ये कहेगा कि साहब कई छोटी छोटी कंपनियां भी हैं इसमें जो कार्बन क्या क्रेडिट क्या होती हैं, खरीदती हैं। और खरीदना और बिक्री करना क्या है, तो कोई एक चीज है जिसको हमने मान लिया है कि साहब ये कितना कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं और अवशोषित कितना कर रही हैं। तो अगर कोई ज्यादा मतलब सरप्लस अवशोषण कर रहा है, कोई कार्बन को क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, उसके पास बगीचा है, ऐसी फसलें हैं जो कार्बन को क्या कर रही हैं, अवशोषण कर ले रही हैं, तो उसको हम कह देंगे कार्बन क्रेडिट कर, मतलब वो कार्बन को जोड़ रहा है, खर्च नहीं कर रहा है। खर्च मतलब उसको उत्सर्जन कर देना। बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या हो रहा है, करेंसी की तरह मान लो इसको।
अब कोई एक फैक्ट्री है, कोई एक कंपनी है, जिसको ये लिमिट दी गई है, चूंकि इस पूरे कानून में ये दिया गया है कि साहब आपको ना, मान लो एक आदमी को 100% कह दिया कि आपको 1 क्विंटल साल भर में कार्बन खर्च करना है, 1 क्विंटल, या फिर मान लो 10 टन आपको खर्च करना है, ऐसे समझ लेते हैं। 10 टन आपको क्या करना है, 1 टन में 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है, ठीक है, करेंसी मान लो इसको। उन्होंने कहा कि आपको 100 टन साल भर में खर्च करना है, या 10 टन खर्च करना है, 100 टन मान लेते हैं आप। 100 टन आपने खर्च कर दिए, कहां पे, 12 महीने की आपकी वैलिडेशन थी कि 12 महीने में आपको 100 टन खर्च करना है, और आपने क्या कर दिया, आपने वो 10 महीने में ही खर्च कर दिया। 2 महीने की शॉर्टेज आ गई, कंपनी फैक्ट्री आप क्या करेंगे, बंद कर नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे आप उस किसान से क्रेडिट खरीद लेंगे। किससे, जिसने वो कार्बन उत्सर्जन को क्या करने में, रोकने में अपनी भूमिका निभाई होगी। उसकी की पूरी वो कंपनियां क्या कर रही हैं, पैमाइश कर रही होंगी कि इसने कितना जोड़ा। इस साल इसने 2 क्रेडिट जोड़ लिए, 1 क्रेडिट जोड़ लिया, 10 क्रेडिट जोड़ लिए। तो जो छोटे प्लेयर, जो कंपनी के प्लेयर हैं, वो उसके पास जाएंगे या उस कंपनी के पास जाएंगे जो उससे खरीद रहा है। उनके पास क्या है, स्टोरेज है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 100 कार्बन क्रेडिट है, तो हम कंपनी ओनर हैं, हम कहेंगे कि यार हमारे 20 कार्बन क्रेडिट हमने एक्स्ट्रा इस साल क्या करना है, हमारा लक्ष्य है कि हम 120 टन कार्बन क्रेडिट क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे। और हमारे पास टोटल कितने की परमिशन है, 100 कार्बन क्रेडिट की क्या है, 100 टन की परमिशन है। तो 20 टन हमें क्या हो रही, शॉर्टेज हो रही, तो फिर वो उस एनजीओ से, उस कंपनी से जो इसमें इन्वॉल्व है, उनसे क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। परचेज कर लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे कि भाई, और ये सारी की सारी मतलब वही है कि सब वर्चुअल है मामला। कार्बन क्रेडिट कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कार्बन को वहां से उठा रहे हैं, कोई कोयला जैसी चीज होगी, है ना, उसके बाद फिर हीरा बना लेंगे हम, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है दोस्त। कार्बन क्रेडिट बस एक वर्चुअल चीज है। वर्चुअल कैसी है कि भाई आपने कोई चीज बोल दी, उसका ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी वो होती है, जांच होती है। सच में आप जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास 20 बीघा जमीन है, हम कह देंगे हम तो भाई 10 टन का नाम से कार्बन क्रेडिट कर रहे हैं। 1 टन में 1 कार्बन क्रेडिट है, 1 रुपया मान लो कार्बन का, 1 कार्बन है 1 टन में, ठीक है। अब 1 टन कार्बन में 1 कार्बन है, तो आप सोचो कि आपके पास 120 की कमी है, 20 की कमी हो गई, तो आपने फिर उसको पैसे दिए। इससे क्या होगा, इस पूरी इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। जैसे आप बनतारा को देखते हैं, बनतारा क्यों खरीदा गया, केवल इसलिए खरीदा गया है कि साहब उनने वहां पर खाली वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, या वाइल्ड लाइफ जो जानवर हैं, है ना, उस इकोसिस्टम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे, नहीं। उसके अलावा एक चीज और भी उसमें इन्वॉल्व है, अगर कभी आप रिसर्च करें, आपको अगर मौका मिले, तो उनने इसको कार्बन उसमें वो कर लिया है, रजिस्टर्ड कर लिया है। अब क्या होगा कि मान लो उनके पास 1000 पेड़ हैं, उसमें कैलकुलेशन है कि इस वाले पेड़ से इतना कार्बन उत्सर्जन होता है, मतलब यह शोषण करता है साल भर में, तो उतना कार्बन जोड़ रहे हैं, वो कार्बन क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर उन्हें पैसा मिलेगा। अंबानी की औलाद है भाई, ऐसे थोड़ी कोई हर चीज में चीज है, हर चीज की वजह है, ठीक है। बिजनेसमैन आदमी है तो हर चीज की वजह है, ठीक है। अब देखो आप, भारत अपने कार्बन बाजार को औपचारिक रूप देने के लिए, भारत अपने कार्बन बाजार को औपचारिक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन और अनुपालन का ढांचा प्रदान किया जाएगा। भारत में स्टील उत्पादन अभी भी कोयले पर बहुत निर्भर है। अब देखो इसमें क्या दिक्कतें हैं। अब उनने पहले फेज में क्या किया, आपको बताऊं, 255 स्टील प्लांट कवर कर लिए। अब क्या हो रहा है, इसको अभी अभी धरातल पे हम ला रहे हैं। कार्बन क्रेडिट जो ट्रेडिंग स्कीम है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में क्या है कि हमने सबसे पहले किसको टारगेट किया, तो 255 हमने स्टील उद्योगों को क्या किया, टारगेट किया। और ये स्टील उद्योग कहां पर हैं, ये बहुत सघन आबादी में एक साथ कहीं ना कहीं इस तरीके से हैं। ये टिस्को हो गया, है ना, टाटा हो गया, टाटा स्टील प्लांट बहुत ज्यादा लगे हैं, है ना, झारखंड बोकारो वगैरह में लगे हैं। तो उनको क्या कर ले हैं, हम टारगेट पे ले लेंगे। अब टारगेट पे क्या है, स्टील कितना उत्सर्जन कर रहा है, कितना कार्बन उत्सर्जन करता है, उस सारी चीजों को हमें पता है। पैमाना पूरा हम ले लेंगे, पैमाना ले लेंगे तो क्या होगा, अब मान लो उनका टारगेट है कि 100 पे, अब 100 पे कर लेंगे तो फिर क्या है, अब मान लो उनका उत्सर्जन हो रहा है 150, तो फिर 50 शॉर्टेज होगी। तो शॉर्टेज कहाँ से लेंगे, वो किसानों से लेंगे, जो प्राइवेट लैंड लैंडलॉर्ड हैं उनसे लेंगे।
या सरकारी किसी विभाग से ले लेंगे, उनके यहाँ पेड़ वगैरह लगे होंगे, वो उसका वो कर लेंगे, इसकी कार्बन वो कितनी है और वो किस तरीके से उत्सर्जन हो रही है, उस तरीके से वो उसको ले लेंगे। तो अब उससे क्या होगा? उससे एक चीज बहुत कॉमन निकल के आएगी कि उन सबको क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा, वो और प्रोत्साहित होंगे, और प्रोत्साहित होंगे तो क्या होगा? वो फिर और पेड़ लगाएंगे और ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित होंगे जिनसे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता हो। ठीक है, तो इससे पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को क्या है, एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारी चीजें हो जाएंगी, और दुनिया में जो हमारे ग्रीन हाउसेस गैस हैं उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन के तौर पर भी है। अब देखो, इसके तहत उद्योगों को उत्सर्जन कम करने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। 255 सबसे पहले हमने प्लांट रिस्क में क्या किए, चिन्हित किए हैं, और 2026-27 के अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें अधिक उत्सर्जन वाले प्लांटों को सख्त लक्ष्य दिए गए हैं। उत्सर्जन की मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, एमआरबी अनिवार्य है। ठीक है, वक्त वक्त पे इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, इसकी रिपोर्टिंग भी होगी और इसकी वेरिफिकेशन भी होगी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले एक उत्सर्जन सीमा है। ठीक है, एमिशन एमिशन कैप लगा दिया हमने जो अभी बता रहे हैं आपको 1 घंटे से, वही चीज है। प्लांट अपने उत्सर्जन की रिपोर्ट करेंगे। यदि उत्सर्जन सीमा से कम है तो अधिशेष कार्बन क्रेडिट मिलेगा। सोचो, अगर किसी प्लांट को हमने कह दिया कि 100 कार्बन क्रेडिट ही आपको क्या करना है, उत्सर्जन करने मिले हैं आपको, अगर उसने 100 से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? उस पर क्या होगा? खरीदने का दबाव है। और अगर नहीं है तो वो क्रेडिट उसके पास बचे रहेंगे। मान लो 1 साल उसने 10 कम किए, 90 ही किए, तो 10 बच जाएंगे, अगले साल वो 110 कर सकता है। ठीक है, अधिशेष क्रेडिट बेचा जा सकता है। यदि उत्सर्जन सीमा से अधिक है तो अतिरिक्त क्रेडिट खरीदना होगा। ठीक है, अगर कम है तो बेच दो, और अगर ज्यादा है तो क्या कर लो? खरीद लो। बात समझ में आ गई? 2/3 से अधिक, लगभग 87% बीएफ बीओएफ कोयला आधारित हैं। अब इसकी दिक्कतें समझो आप क्या हैं। भारत में जितने भी स्टील प्लांट हैं सब में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयले का उपयोग होता है। कोयले से जो भट्टियां चलती हैं उन्हीं से तो पिघलाकर हम क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास कितनी है? हमारे पास 87% ऐसी भट्टियां या प्लांट हैं जिनमें कोयले से आज भी क्या होता है? स्टील बनता है। अब इसमें समस्या क्या है कि हमारे पास केवल 13% तो हैं ऐसी चीजें जहां पे हम कोयले का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? हद से ज्यादा निर्भरता हमारी कोयले पे है। कोयले सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है, काय का? कार्बन का। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें काय में हैं? दिक्कत में हैं। अब इंडक्शन फर्नेस आईएफ मार्ग अत्यधिक कार्बन सघन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क फ्रांस मार्ग स्वच्छ स्केप और आधारित नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी घट रही है। 250 एमटीपीए क्षमता की विकासाधीन है, जिसमें 2/3 से अधिक बीएफ बीओएफ कोयला आधारित मार्ग पर आधारित हैं। केवल 13 ईएफ आधारित हैं, यानी कि 87% से ज्यादा जो हमारे पास प्लांट हैं वो कोयला आधारित हैं। 13% तक ही हैं जो बिना कोयला के हमारे यहाँ ऑपरेट होते हैं। अगले 20 से 30 वर्षों तक भारत को उच्च कार्बन इस्पात उत्पादन में फंस सकता है, क्योंकि हमारे अभी भारत क्या है? विकासशील देश है। 2047 तक हमारा लक्ष्य है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। उसमें ये सारी चीजें हैं। अब आप देखो क्यों जरूरी है बीएफ बीओएफ मार्क कोयला आधारित। उच्च कार्बन उत्सर्जन इसमें होता है, कोकिंग कोयले पर निर्भरता बढ़ती है, उच्च जल और ऊर्जा खपत होती है, पर्यावरणीय प्रभाव बहुत अधिक है, लंबी अवधि में कार्बन लॉक-इन भी हैं, कम कार्बन उत्सर्जन है ईएएफ, स्क्रैप और नवीकरणीय ऊर्जा को संगत मिला के चलते हैं, जल और ऊर्जा को कम खपत होती है, स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प हैं। भारत की नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप ये सब के सब क्या करते हैं? काम करते हैं। बात समझ में आ गई इन सारी चीजों की? भारत के लक्ष्य क्या हैं? तो समर्पित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, उत्सर्जित तीव्रता में 45% कमी करनी है 2030 तक। नेट जीरो का लक्ष्य है हमारे पास 2070 तक हमने ले रखा है। ठीक है, और ईएएफ आधारित उत्पादन और स्क्रैप रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहिए हमें। हरित हाइड्रोजन, और अभी जैसे हाइड्रोजन ट्रेन हमने चलाई, और सीसीयूएस जैसी स्वच्छ तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। कार्बन मूल्य निर्धारण को पारदर्शी और उद्योग अनुकूल बनाना चाहिए। ऊर्जा संक्रमण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना, नीतिगत समर्थन और भारत को ग्रीन स्टील हब बनाना, इस पूरी की पूरी चीजों के क्या हैं? लक्ष्य हैं। बात समझ में आ गई?
तो ये सारी चीजें थी जो मैं तुम्हें बता रहा था। अब एक चीज और देख लो, इसमें से क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लो कि रोड मैप 2030 किन दो देशों के बीच सामरिक साझेदारी से संबंधित हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत न्यूजीलैंड, भारत जापान, भारत वियतनाम। आपको इसमें थोड़ा सा वो देना है, मैंने पिछले उसमें लेक्चर में भारत और न्यूजीलैंड के कवर किया था। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम सीसीटीएस के तहत हाल ही में अधिसूचना किस क्षेत्र में संबंधित है? इस्पात से, उर्वरक से, कपड़ा से और सीमेंट से। हमने आपको अभी बताया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, हिमालयी क्षेत्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, थार जैसलमेर, गंगा डॉल्फिन, कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्शन प्लान, हाइड्रोजन ट्रेन मिशन लाइफ योजना। इसमें आपको सारी की सारी पता है, ऊपर की 3, नीचे की आपको पता है जो हमने परसों पढ़ाई थी। इसमें से डी जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। पीएनएसएस की किस धारा के तहत ट्रायल इन एब्सेंसिया अनुपस्थिति के मुकदमे का प्रावधान है? हमने अभी हाल बताया कि 365 में इसका प्रावधान है और इसमें कभी फंस मत जाना। ठीक है। हाल ही में विदेश मंत्री ने किस देश की यात्रा कर सामरिक साझेदारी की समीक्षा की? ओमान रिश्ते भी हमने आपको पढ़ाए थे जब आदरणीय जयशंकर साहब वहां पे गए। किन किन चीजों के बारे में हमने चर्चा करी थी, कौन कौन सी चीजों पे हस्ताक्षर हुए, और भारत में ऊर्जा क्राइसिस से लेके बहुत सी चीजों पे वार्तालाप हुआ और उन सब में हमारी इंगेजमेंट ओमान के साथ बढ़ी। ठीक है। अब देखिए आप, भारत के इस्पात क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम की शुरुआत जलवायु लक्ष्यों और औद्योगिक विकास के बीच में संतुलन साधने की चुनौती को कैसे दर्शाती है? चर्चा करें 200 शब्दों में, 250 शब्दों में। ठीक है। इसका पूरा का पूरा हमने फ्रेमवर्क भी आपके सामने रखा है, इस चीज को अपने सामने लिखना है। ठीक है। तो आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। हम कल फिर इसी समय आएंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी जान लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।